बाबर का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है T20 में। पहली तो बात ये है कि यहाँ तक नौबत आई क्यों है? कहीं दुनिया में सुना है कि किसी भी टीम के 7 सिलेक्टर होते हैं? 11 गोल खाए हैं, गोल करने के बावजूद गोलकीपर पर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि उसको समझ नहीं आती। हम बस एक ही तेल लाते हैं, एक ही घी का डब्बा लाते हैं, वो हर चीज में हम यूज कर रहे होते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। चैनल के साथ ब्रेक में बताइए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, सुबह खैर, वेलकम टू दुनिया बोल है। और कुछ ताख़ीर से शुरू करने पर मैं माज़रत खाऊँ आपसे, क्योंकि मेहमान बड़े ज़बरदस्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बातें भी चल रही थी। तो मैं आपको बता दूँ, कल का जो मैच था ना, शायद ही कभी किसी क्रिकेट शाइक ने सोचा हो कि कभी क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और अमेरिका भी आमने सामने आएंगे। और ये तो किसी ने भी हरगिज़ नहीं सोचा होगा कि इस मैच का अंजाम ये होगा जो कल हुआ है। अमेरिका एक ऐसी टीम जिसके किसी खिलाड़ी का हम कल तक नाम तक नहीं जानते थे सिवाय एरन जॉन के। वो भी जब उन्होंने कनाडा के साथ मैच उनका था तो मैंने देखा यार ये कौन है जिसने 94 रन स्कोर किए हैं। तो आज हमारी टीम उन्हीं से हार कर बैठ गई है। तो शायकीन क्रिकेट को बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। जिम्बाब्वे, आयरलैंड जैसी टीमों से तो हम हार ही चुके थे, अब अमेरिका ने भी हमारा वही हाल किया है। तो हमारी क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन एक नज़र पहले अब बड़ी खबर पर डालें। बौखलाई हुई टीम पाकिस्तान, कंडीशन से फ़ायदा उठाते मेज़बान, वर्ल्ड T20 का पहला बड़ा अपसेट। कौमी टीम अमेरिका से हार गई, बस यही दिन देखना बाकी था। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी आज बैठेगी। सऊदी अरब में 16 जून को होगी। पाकिस्तान में माहिर फल्कियात 17 जून को देखकर पेशगोई कर रहे हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कारकर्दगी का तसलसल बरकरार। कौमी हॉकी टीम की नेशंस कप में शानदार कारकर्दगी, सेमीफाइनल में जगह बना ली। टीम नेशंस कप पाकिस्तान लाने के लिए पुरुमीद। और नाकिस खुराक 200 से ज़ायद बीमारियों की जड़, ग़िज़ा को महफूज कैसे बनाएं, आज दुनिया भर में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। जी जनाब, ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम क्रिकेट टीम को तनकीद का निशाना बनाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में जो बड़ा अपसेट हुआ है, अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी है। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन का हदफ दिया। कौमी टीम सिर्फ 13 बना सकी। इस वक्त फ़हीम खान जो कि मेरे एक्स को होस्ट थे, वो इस वक्त मेरे साथ एज आ एनालिस्ट बैठे हुए हैं। फिर तनवीर अहमद साहब, ये तो भाई आपको पता है कि इनकी शोला बयानी और इनका तज्जिया एज एनालिस्ट वही बैठे हुए हैं। मैं एज एनालिस्ट नहीं हूँ। अच्छा? मैं ऐसी शुगर लगाने के लिए आया हूँ क्योंकि रात को जो मेरे साथ हुआ है, अच्छा? पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैच में, वीजे के चक्कर में जो है ना, बस दिल से एक बार दुआ निकल गई कि यार चलो अच्छे लोग हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। वरना यकीन करें पूरी नीयत यही थी दुआ कि के चक्कर में जो कौमी टीम के साथ हो रही है ना, सुबह तक अभी होती रहेगी। आपने इंट्रो में बड़ी प्यारी बात की थी कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा यार तनकीद अभी नहीं करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कब करनी है। तो मेरे ख्याल में ये वाजिब टाइम है कि जो यूएसए से हमारा फेंटा लगा है, इस पर तनकीद बनती है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाबर ने की है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था। अभी ये जो टाइम है ना तनकीद का, ये सही है, परफेक्ट है। और आपने बोला ना तनकीद ये चलती रहेगी। तनकीद इंडिया के मैच से पहले तक ये सब कुछ होता रहेगा, होना चाहिए, जो हमारी टीम ने जो कल किया है। और मुझे ये समझ नहीं आती, ये सब कहते हैं जी तनकीद नहीं करनी चाहिए। तनकीद क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? पाकिस्तान की टीम है, वो गली की टीम थोड़ी कि हम तनकीद नहीं करेंगे। जब आप अच्छा, बिल्कुल जब आप अच्छा करेंगे आपकी तारीफ होगी, जब आप बुरा करेंगे। और इस किस्म का बदतरीन मतलब शिकस्त हुई है कल, इतनी बुरी आपने क्रिकेट खेली है, तो हम आपको कोई वो हार फूल तो नहीं पहनाएंगे, आप दे सकते कि लबे शीरी तो नहीं खिलाएंगे, हम आपको गुलाब जामुन तो नहीं खिलाएंगे, हम आपको बिस्किट तो नहीं खिलाएंगे, हम आपको खीर भी नहीं खिलाएंगे, हम आपको केक रस भी नहीं खिला सकते भाई, हम कुछ मीठा नहीं खिलाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए सारी वो चीजें हम आपको फूल नहीं दे सकते, कुछ नहीं हो मुझे सकता। अच्छी लगती है। अच्छा खैर, अब मुझे ये बताइएगा तनवीर साहब कि इससे पहले जितनी सीरीज हुई, इतनी गंदी हमारी परफॉर्मेंस थी कि सबको ये एक्सपेक्टेशन तो थी कि हमारी तैयारी वैसे नहीं है। नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि हम यूएसए से हार जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मुझे कहीं ना कहीं झटका लगा हुआ था कि यार ये यूएसए की टीम कहीं पाकिस्तान को हरा ना दे। उसकी वजह ये है क्योंकि जब कनाडा के खिलाफ यूएसए ने 194 रन चेस किए, वहां पे हमने शो में शायद जिक्र भी किया था कि यार ये जो उन्होंने रन कर दिए ना, ये पाकिस्तान को कहीं
टेंशन में ना आ जाए पाकिस्तान, में ना आ जाए। Home ground का advantage क्योंकि हमें ये 100% पता है अगर नमीबिया की टीम पाकिस्तान से खेलेगी तो हम नमीबिया की टाइप की क्रिकेट खेलेंगे, हम कनाडा से खेलेंगे हम उसी लेवल की क्रिकेट खेलेंगे, हम उन्हीं की लेवल की खेलते हैं। मुझे समझ नहीं आती इनको हो क्या जाता है। ओ भाई जाओ फेंटा लगाओ यार, आपकी टीम और दूसरों की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, हम लेकिन- यूएसए के लेवल की लेकिन- खेले, लेकिन फहीम- सुपर पावर से हमने मुकाबला किया सुपर ओवर में जाके। देखिए नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आउटफील्ड स्लो है, हाँ जी। कंडीशंस अच्छी नहीं है, पिच अच्छा नहीं है, ये तो यूज टू है, हम यूज टू भी नहीं थे, तो फेटा तो लगना था। फिर वो बड़े लड़के भी ले आए, फिर उन्होंने जो है वो दूसरे मोहल्ले के लड़के भी खिलाए थे, जो उनका फास्ट बॉलर है दूर का, टेप बॉल में जो होता है। ये गली पे जब हम खेलते थे ना, ये वाले बहाने तब लगाते थे, नेशनल टीम के बहाने ये नहीं होते। आपने अपनी जो टीम सेट की हुई है, आप उसे तो देखें, आपका ओपनिंग ऑर्डर जो है वो नहीं चल सका, आपके स्टार प्लेयर्स नहीं चल सके, आपका मिडल ऑर्डर है ही नहीं, आपके बेहतरीन खिलाड़ी जो कि किसी ना किसी दिन चलेंगे, और जब तक नहीं चलेंगे तब तक वो टीम में रहेंगे, और जिस दिन चल जाएंगे उसके बाद उन्हें टीम से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो चल गए, जो कि आजम खान इफ्तिखार है। भी नहीं बचा सके। आजम खान, इफ्तिखार साहब ने तो बड़ा जबरदस्त, वो तो तनवीर भाई बताएंगे, अभी हम बात करते हुए आ रहे थे, वो जो युवराज सिंह ने ट्वीट किया है वो जरा एक्सप्लेन करें। बताइए जरा। युवराज सिंह ने तो अभी मैच के और कल बाद शो में भी यही बात हो रही थी हमारी। थोड़ी देर पहले ये किया होगा, लेकिन जब मैच खत्म हुआ था या हमने बात भी की थी कि जब सुपर ओवर आया है तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो मैंने बोला कि मैंने फखर जमान से क्यों नहीं उससे पहला बॉल खिलाया कि सुपर ओवर में, क्योंकि जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल करता है तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बड़ा इजी हो जाता है। वो यॉर्कर अगर करेगा, उसका यॉर्कर अगर नहीं लगा तो हॉफ वाली बॉल बन जाएगा, वो सामने शॉट लग सकते हैं। सही तो इस पूरी टीम में जो भी छक्के ज्यादा लगा सकता है वो फखर जमान ही लगा सकता है। सही। ठीक है, वो कहीं ना कहीं रन्स भी कर रहा है, कहीं कर नहीं रहा, लेकिन उसकी फॉर्म लगी हुई है कहीं ना कहीं। तो वो आपने गलती की, वही उसी किस्म की ट्वीट जो युवराज सिंह ने भी कर दी। ठीक है कि भाई आपने फखर जमान से फेस क्यों नहीं करवाया, गलत। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि हर बंदा जो है ना वो लगा हुआ है, टीम तो हारी है, बाबर ने कप्तानी गलत की, बाबर ने कप्तानी गलत की। भाई हारिस रऊफ ने अगर आखिरी ओवर में 14-15 रन रह गए थे, आखिरी 3 बॉल में शायद 12 रन थे, 12 रन थे, तो भाई आपको जॉन्स ने छक्का मार दिया, जब 3 बॉलें रह गई उसने छक्का मारा, आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे, एक बॉल पे आपने चौका खा लिया। चौका आपने खाया क्यों भाई, मिड ऑफ आपने ऊपर लिया और मुंह पे बॉल कर रहे हो कि सीधा मार मुझे। अच्छा, हम सारे चैंपियन फास्ट बॉलर बनते सारे, कितने आपने उनको बाउंसर्स करवा दिए, आपने कितना चेक किया उनको पीछे की बॉल पे कि कितना अच्छे हैं वो पीछे की बॉल पे। मतलब कोई बाउंड्री कोई 40 यार्ड 55 यार्ड की थोड़ी है मीटर मुझे की। ये समझ नहीं आती कि जब इनका कनाडा के साथ मैच हुआ था तो क्या इन लोगों ने बगौर जायजा नहीं लिया था कि इनकी वीकनेस क्या और इनकी अच्छा, स्ट्रेंथ क्या उसके है। बाद एक चीज हुआ, अब सुपर ओवर जब हुआ, ठीक है, उसमें भी लोग कह रहे हैं बाबर मैच हरवा दिए, और भाई सुपर ओवर में तो उसने हमारे लोगों ने तो बनाया हुआ ना कि दुनिया का सबसे टॉप फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिसको फोन कर करके हमने कमबैक करवाया, जिसने मुल्क का नाम बदनाम किया, हम इन लोगों को वापस लेके आए। उससे बड़ा तो टैलेंट कोई नहीं था हमारे पास। सही बात तो क्या वहां उसने जो गेंदें गलत कर दी, क्या वो भी बाबर गलत लेके आ गया? सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल और हर वाइड बॉल पे 2 और तीसरी पे 3 रन भाग दिए। बिल्कुल 7 मतलब रन 7 रन एक्स्ट्रा और 3 बॉल एक्स्ट्रा दे दी उसने। 19 रन आपने दे दिए। देखिए जिस किस्म की भी टीम है ना, 19 रन करना एक आसान काम नहीं है। अगर यही 19 रन ऑस्ट्रेलिया ने करने होते, इंडिया ने करने होते, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जानी थी। 19 रन इजी नहीं है, ओवर में नहीं होते। मतलब एक समझ ले आपने 20 रन करने हैं आपने 6 बॉलों पे, सही तो बात वो आसान थोड़ी होते हैं। तो मुझे पता था ये तो गया मैच, अब तो नहीं बन सकता अब तो वो। नहीं बन सकता। और वही उन्होंने किया। अब रोते रहेंगे मैच के बाद, पिच अच्छी नहीं थी, हम नहीं, अच्छा अब नहीं आप खेले। मुझे ये बताएं, आप ये सब ठीक है इंडिविजुअली अपना नहीं परफॉर्म उस तरीके से कर पाए, तो आप कह रहे हैं कि बाबर को नहीं हम इस पे कह सकते कि भी बाबर ने कप्तानी ठीक नहीं की। बाबर नहीं, को नहीं, आप नहीं, क्रिटिसाइज, एक तनवीर भाई, बाबर का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है T20 में सबसे ज्यादा रन्स का। देखें आप उसे क्या क्रिटिसाइज करेंगे? हारिस ने मरवा दिया, देखिए, हारिस ने मरवाया फिर। तो हारिस ने मरवाया और आमिर ने मरवाया है। पहली तो बात ये है कि यहां तक नौबत आई क्यों है, मतलब दूसरी टीमें जो है वो वीक टीम को, किसी को 96 पे आउट कर रही है, किसी को मैच 58 बनाया पे भी आउट तो कर आमिर रही ने है है। ना, आखिर में आके ये हुआ जो हुआ, मैच बनाया भी यही तो तो आमिर मसला है कि बाबर की क्या गलती इसमें। बाबर ने 19वां ओवर आमिर को दिया, उसने बेहतरीन ओवर कराया और उसी की बेस के ऊपर आमिर को उसने दे दिया सुपर ओवर। सुपर ओवर में आके आमिर भाई ने बता दिया कि यार मैं थक गया हूं थोड़ा। नहीं तो देर एवरी डे इज नॉट अ गुड डे, मैं भी कल ऑफ डे हो। तो भाई 19वें ओवर पे आपने बेहतरीन करवा दिया, लेकिन मसला और आखिर के अंदर जो है वो सुपर ओवर में आपने अच्छा 3 वाइड बॉल इसमें यहां इसमें देखें, आखिरी ओवर हारिस ने जो उसने रन्स करवा दिए या सुपर ओवर,
इन 2 ओवर्स पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे आया क्यों मैच? बिल्कुल भाई आपने 160 का टारगेट दिया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दूसरी टीमों ने जल्दी जल्दी आउट कर दिया। आपकी जो फास्ट बॉलिंग, इतनी बड़ी फास्ट बॉलिंग, 4 फास्ट बॉलर लेके गए आप, वो क्यों ऐसी बॉलिंग नहीं कर सके जो उस वीक टीम को जल्दी आउट कर दिया? ना आखिरी ओवर की बात आती, ना सुपर ओवर की बात आती। इसका मतलब हमने उस तरह की बॉलिंग की नहीं, ना हमारा बॉल स्विंग हो रहा था सर्किल में, ना सीम हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। आप और सारी हमारी स्पिन जिम्मेदारी- अटैक है ही नहीं, शादाब बिल्कुल फारिग है। बिल्कुल फारिग है। शादाब का क्या प्रॉब्लम है? बस किसने है वो टीम नहीं, में? वो वजह है ना, बस लाए है ना, पर्ची लगी हुई है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से लाए। उसके चक्कर में आप उसामा मीरी की क्रिकेट खराब कर दी, खराब कर रहे हैं, उसकी वजह से आप इब्रार को नहीं खिला रहे। खिला रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब ये जो लोग खिला रहे हैं ना, वो सिलेक्टर जो बना हुआ है वहाब रियाज, ठीक है, पत्नी कहां से सिलेक्टर बन गए। जाहिर सी बात है, सबको पता है किसकी बैक के ऊपर वो सिलेक्टर बना हुआ है। अब ये इनके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है और वहां बैठा हुआ है, दांत निकल रहे हैं उसके ड्रेसिंग रूम के अंदर। जब आखिरी ओवर आई थिंक जब हारिस रूफ ने करने थे तो 15 रन रह गए थे, वो दांत निकल रहे, शायद अब तनवीर भाई रन गैरी नहीं को किस लिए बनेंगे। लाए? 35 लाख रुपए देके गैरी को किस लिए लाए? क्या कर रहा है तो वो? कह रहा हूँ, उसका क्या काम है? उसको तो बेचारे को जो है वो अब वो तो- 2007 से कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल, लोग अब। वो तो वो बिला वजह आया हुआ है। यही तो बात है, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जी। सबकी नजरें बाबर आजम के ऊपर है, बाबर आजम कप्तानी सही नहीं कर रहा। भाई मतलब आखिरी ओवर में 15 रन दे वैसे दिए। मैंने तो सुना है कि बाबर की शादाब से दोस्ती है, इसलिए वो टीम में है। देखिए, अगर दोस्ती है तो आपकी बेइज्जती हो रही है, फिर आप खुद नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन तो इसको शादाब तो मैनेजमेंट को चाहिए ना कि बोले कि भाई ये ऑफ नहीं है फॉर्म में, इसको बिठाओ यानी कि दोस्ती फिलहाल कहीं रेस्ट और है। कराओ। फिर आप सोचे ना, दोस्ती कहीं कहीं और और है। भी है, फिर इसका मतलब सिर्फ है। बाबर तो नाम है, फेस है। नहीं, तो दोस्ती इसमें कहीं सिर्फ और है। देखें, ऐसा नहीं है ये जो 15-20 लड़के सिलेक्ट हुए इसमें सिर्फ बाबर आजम की मर्जी चल रही होगी, आपके सिलेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, सब होते हैं। कहीं दुनिया में सुना है कि किसी भी टीम के 7 सिलेक्टर होते हैं? 7 7 सिलेक्टर, 7 सिलेक्टर हैं हमारे। मेरा वाला भी राइट खेलेगा, मेरा वाला कॉम्बिनेशन भी फिर भी नहीं खेलेगा। बन पा रहा। फिर अब आप यही सोच रहे हैं मुझे कि तो जब ऐसा लग रहा आजम है- खान टीम में है हाँ। और एज अ फील्डर वो खेल रहा है, उसे तो भागा नहीं तो जाएगा। फिर कितने सिलेक्टर होंगे? बिल्कुल, नहीं तो ये अब आजम मतलब ये 7 सिलेक्टर की टीम पता क्यों बनाई है? हाँ जी। क्योंकि यही किसी दिन 4 ओवर करके 11 बना के टीम खेल लेंगे। खुद ही खेल लेंगे, कहेंगे यार मैंने हमारा। सुना है कि वहाब रियाज और गैरी के दरमियान भी कोई तल्ख कलामी हुई है। हो भी सकती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गैरी क्रिस्टन की एक अपनी रेपुटेशन है। वो दुनिया की लीग्स में वो कोचिंग करता है, उसने बहुत अरसा इंटरनेशनल टीम्स के साथ भी कोचिंग की हुई है। तो उसको हो सकता है वो कुछ प्लेयर्स के ऊपर कह रहा हो कि भाई ये क्या है। हो सकता है शायद आजम पे कह रहा हो कि यार ये क्या फिटनेस है, कैसे टीम के अंदर है। और प्लेयर्स के ऊपर बात करो कि इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। देखिए, आपके पास 2 प्लेयर्स के अलावा आपके पास प्लेयर ही नहीं है। रिजवान और बाबर के पास है क्या? हमारे पास, हम वर्ल्ड कप खेलने गए हैं तो तुक्के में लग गया तुक्का हमारा, तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो परफॉर्मेंस की खराबी की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। बड़ी वजह है। ये आप थोड़े अरसा देखें, ये जो टीम है ना, ये हॉकी वाला हाल होने वाला है इनका। हॉकी तो आजकल बेहतर हुई हुई है। उल्टा लगता है, पुराना वाला। उल्टा काम चलने लग और गया। आप बता रही हैं वहाब रियाज की और गैरी की जो है वो तल्ख कलामी हुई है। मेरा तो सवाल यहाँ पे ये बनता है, वहाब समझा कैसे कि वो डांट रहे हैं? मतलब वहाब भाई बड़े मतलब इशारों से समझाया नहीं हुआ चले है। यार, वो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन चले आप अंग्रेजी कमजोर हो आप गई। जिस तरह आया हुआ गैरी क्रिस्टन से बोलोगा भाई जरा हल्का हाथ रख। ऐसे ही है। हाँ, मैं जैसे तो आया हूं ना, भाई- मुझे कुछ बोलना नहीं। नहीं अच्छा, अब लेकिन मुझे ये बताएंगे पूरे के पूरे 20 ओवर्स में हम लोग प्रॉब्लम का शिकार ही रहते हैं। कभी हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चलता, मिडिल ऑर्डर वैसे ही ट्रस्टेबल नहीं है, पूरा- टेल एंडर्स पे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना रिलाय। टॉस से लेकर, टॉस भी यूएस जीता, टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक, सुपर ओवर की आखिरी बॉल तक यूएसए ही हमारे ऊपर हावी हावी रहा रहा है। है। तो तनवीर भाई मुझे ये बताया ना मतलब कि इससे ज्यादा शर्म का मुकाम नहीं है कि यूएसए हावी रहा है। तनवीर भाई कल के मैच में टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला किया यूएसए ने, पहला ओवर स्पिनर से कराया है। हाँ, पहला और तो आप ये कितना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया और ये किस कैलकुलेशन पे देखिए, लिया? रिस्क उन्होंने लिया नहीं, इसीलिए उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए जी। कि भाई यहाँ पे बॉल ब्रेक भी हो सकता है। तो इसीलिए देखिए, जब पहला ओवर स्पिनर करता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं होता है कि यहाँ पे बॉल ब्रेक होगा या शॉट मारना मुश्किल होगा। वो उन्होंने उम्मन उसमें नया बॉल चांस लिया। स्पिनर के हाथ में नहीं दिया दोनों जाता। लेफ्ट आर्म नहीं, स्पिनर इस खिलाए कंडीशन थे में ना, ज्यादा फास्ट बॉलर ही बॉल करते हैं। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए थे। हाँ, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर और खिलाए, विकेट लेके गए, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए। विकेट लेके, बेहतरीन विकेट मुश्किल लेके डाला। लेकिन अब ये देखें, लान तान तो होगी ना अब जो हो रही है। नहीं, लानतान नहीं है, लेकिन ये है कि जो हुआ है ना, यकीन करें बुरा नहीं लग रहा, अफसोस हो रहा है कि यार ये इस टीम से हार गया आप। तो ये इस चीज का अफसोस हो रहा है हमें, बुरा अच्छा, रात को चलिए। बुरा भी नहीं लेकिन लग रहा। इसमें लेकिन मैच की तो हमने ठीक ठाक किस्म की डिस्कस कर दी। रात को नींद भी पता नहीं कितनी मुश्किल से आई है, जो हालात हुए। और इसमें कोई शक है ही नहीं भाई कि जो हमारी आवाम ने जो देखा है ना कल, ओए होए होए। देखिए आवाम के तो अपने एक जज्बात होते हैं ना।
हम तो चलो पाकिस्तान खेले, जो भी थोड़ी बहुत ज्यादा जो भी खेले, हमें ज्यादा अफसोस होता है कि क्योंकि हम तो खेल चुके हैं, ये काम कर चुके हैं इन कंडीशंस में। ठीक है। और इतनी वीक टीम्स के खिलाफ जब आप हारते हैं ना, अब वहां पे हमारे 3-3 कमेंटेटर्स बैठे हैं, जो भी है वो क्या सोच रहे होंगे, उनकी कितनी इंसल्ट ऐसी बात है, 100% इंसल्ट हो रही होगी। और वो जब कमेंट्री कर रहे होंगे, वकार हो गए, वसीम अकरम, रमीज राजे, सब वो उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे होंगे कि यार हम क्या बोलेंगे, यूएसए की टीम से हमारी पाकिस्तान की टीम हार गई, ठीक है। और वो खुद वसीम हो गए, वकार यूनुस हो गए, ये खुद इतने बड़े परफॉर्मर रह चुके हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम लोग पहली दफा अब अमेरिका की कंडीशंस में खेले हैं? पहली दफा खेले हैं? हाँ। क्या दूसरे नहीं खेल रहे? मतलब अब ये जवाब नहीं, अमेरिका में सब लोग पहली पेश दफा कर खेल सकते रहे हैं। हैं। दूसरे नहीं खेल रहे क्या पहली दफा? सारिश, अमेरिका में सब लोग पहली दफा खेल या रहे हैं, हम क्रिकेट पहली दफा हो खेल रहा रहे है। हैं। काउंटीज हुई हैं, लीग्स हुई हैं, लेकिन ये जो इंटरनेशनल आईसीसी का इवेंट है, पहला इवेंट अमेरिका में हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। चलें, अब एक यूएसए काम की करते टीम हैं। पहली मर्तबा किसी इंटरनेशनल इवेंट में खेल रही है, देखिए, और अब अंदाजा लगाएं। होस्ट होने की वजह से खेल रही है, वरना तो क्वालिफाई नहीं अकबर, करती। कितनी शर्म की मकाम है वाकई फिर तो। ऐसा ही है। अब मुझे बताएं कि हल क्या है अब? देखिए इसका मैं बताता हूँ, उसका हल ये हो सकता है हाल सिर्फ कि इंडिया के मैच से पहले तो इनकी बैंड बजी रहेगी सोशल मीडिया में। अब इस टीम के बारे में मैं भी समझता हूँ और लोग भी, दुनिया के क्रिकेटर यही समझते हैं कि इस टीम का कुछ पता नहीं होता, ये किस टाइम क्या कर देती है, किस टाइम क्या कर देती है। मतलब ये इंडिया को भी मार सकती है बुरे तरीके से और यूएसए से भी हार सकती है, ये टीम ये है। वो चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो इतना तो हमें उम्मीद है हाँ, कि हमें तो शायद हमें कहीं ना मोबाइल बना कहीं दिया। अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई ऐसी वो हो जाए कि हम इंडिया को मार दें। अगर हम इंडिया को नहीं मार सके तो हमारे लिए आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो उससे बड़ी भी बेइज्जती की बात है अच्छा एक कि काम यूएसए करते चला हैं। गया। सही, मैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे भी हम बात करेंगे और एक मैं रिजवान का भी पूछूंगी उससे था, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्रिकेट पे ही बात हो रही है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे जो मेहमान है ना, वो इस वक्त चाय पी के फ्रेश हो चुके हैं। फ़हीम कॉफ़ी पी रहे हैं, तनवीर साहब चाय पी रहे हैं। आप पानी अब पी रही हैं? हमने नहीं, मेरी भी कॉफ़ी है, उसमें पानी मिलवाया भी आपने। वो थोड़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अच्छा, कोशिश ये किया करें, मैंने देख लिया इनके सामने कोई बात ना बोले, अगर ये लाइव भी बोल देते हैं हाँ सब। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे आप कुछ भी देखिए, एक्सपेक्ट। एक ये- दिन तनवीर साहब इन्होंने अपने जूते उतार दिए अपने पाँव का रंग दिखाने के लिए कि भी मैं कुछ नहीं मुझे लगाता चैलेंज पैरों किया पे। गया, मुझे कहा गया कि खवातीन, बात निकली थी कि जी खवातीन का चेहरे का और पैरों का कलर अलग होता है। हमने बिल्कुल भी उनको टारगेट नहीं किया था। वो जो हमारी क्रिकेट की प्रेजेंटर हैं, जिन्हें बाबर साहब ने उनके पाँव देख के ये कर दिया था, जिसके बाद से वो इतने ऊंचे ऊंचे पजामे पहनने लगी हैं कि पाँव क्लियर नजर आए। बात निकली, मैं कहने लगी नहीं ये लड़कों में भी होता है, आपके भी पाँव में और फेस में फ़र्क है। मैंने उतार के जूता दिखा दिया, मैंने कहा देखें सेम, अब आपकी बारी। फिर मैंने कहा बिल्कुल मुंह भी आपका सांवला है, पाँव में नहीं, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है क्या? मतलब ये जो मेकअप का सिलसिला है, इसकी वजह से ये डिफरेंट नजर आता है यही ना सब तो, कुछ। तो यही तो अगर मैं आपका कह रहा ये था। मेकअप का सिलसिला ना हो तो फिर एक ही जैसे लगेंगे, मेकअप ही कर जैसे। करके के ना फेस ज्यादा साफ हो जाता है। भाई नहीं, मतलब ये ब्यूटी पार्लर ऐसी लड़कियां बना रहे हैं तनवीर भाई, आप इनके मुंह धुलाएं, घुटना उनसे ज्यादा अच्छा निकले। अस्तगफिरुल्लाह। बस फ़हीम साहब आप रहने दें बस ना, आप तो सख्त भाई, इस वक्त टिकटॉक पे हमने देखी आपकी है। बेगम सुन रही हैं, वो भी बिल्कुल, मेकअप करती वो होंगी, देख भी रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर। तो अब क्या फेंटा वहाँ पे भी लगना है हमें, या फिर हम तवक्कुआत अच्छी रखें? देखिए मैं अभी भी अपने लोगों को तसल्ली देता हूँ, खुद भी दे रहा हूँ अपने आप को, अच्छा। कि मुझे उम्मीद है कि जो इंडिया के मैच से पहले जो हाल हो गया ना पाकिस्तान टीम का, शायद वैसे भी 100% का 200% एफर्ट करती है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ। हो सकता है इतनी बेइज्जती, इतना रिकॉर्ड लगा है, शायद आप कोई ऐसी एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल जाएं तो इंडिया को ये मैच हरा दें। फाइनल 11 इंडिया के खिलाफ क्या होनी चाहिए? देखिए आपके पास कुछ मतलब यानी यही प्लेयर है, जो है यही है। फाइनली है। यही है। हाँ, अब मुझे ऐसा शायद लगता है कि शायद अब आजम खान ना खेले, अच्छा, साइम शादाब को भी बिठा साइम दें। अयूब को ट्राई करें, शादाब जाएं, आप शादाब को बिठाएं, शादाब को नहीं बिठा सकते क्योंकि उसने वो 35 36 38 रन कर दिए इमाद इसी काम वसीम के को लिए। वापस नहीं आना, बस अब ठीक उसकी हो इंजरी गए के होंगे ऊपर ना। है, साइड स्टेन हुआ हुआ, पता नहीं उसकी इंजरी को क्या अगर है। इमाद आते हैं तो फिर आजम को इमाद से ही रिप्लेस किया जाएगा। आजम तो मुझे लगता है वो हो जाएगा, हाँ हो सकता है। ये उसको फिर बैटिंग भी कर लेता है इमाद, फिर बॉलिंग भी कर लेता नसीम है। शाह भी तो ऑफ कलर लेकिन था। ये है कि काफी ज्यादा। लेकिन ये है कि 4 फास्ट बॉलर के साथ मुझे नहीं लगता, शायद 3 फास्ट स्पिनर बॉलर के चाहिए साथ होगा। ही जाएगा। 3 फास्ट एक बॉलर स्पिनर आपको चाहिए होगा, तो इब्रार इब्रार के को ऊपर चांस मिलेगा कैसे, मुझे यही तो, ये आपने अच्छा सवाल किया है। अब मुझे बताएं कि इब्रार को कैसे इतने बड़े मैच में चांस देंगे? पहले सीरीज हो चुकी है, वहां भी आपने नहीं खिलाया, यूएस के खिलाफ भी आपने नहीं खिलाया, आप उसको खिला ही नहीं रहे। सरप्राइज अटैक हो सकता है इब्रार।
हो सकता है उसका बॉल जो है वो ले जाए मेरी जगह। बात हाँ, लेकिन सुने, बात ये फहीम, है ना सरप्राइज कि- अटैक तो फिर किसी का भी हो सकता है। यहाँ पर जो अच्छे चलने वाले नहीं लेकिन चलते, बात एकदम ये है चलते कि जाते उनका हैं। तो देखिए, एक जो चीज चलती नहीं आ रही है उसे तो खेलते आ रहे हैं ना। अबरार को इन लोगों ने इतना फेस नहीं किया हुआ। अगर अबरार की बॉल पड़ेगी तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कहाँ पड़ेगी, उसका गेम प्लान देखिए मैं है नहीं आपके देखिए सामने। उसकी वजह है, अगर इब्रार जिस तरह कहते हैं ना मिस्ट्री स्पिनर, अगर इस किस्म के स्पिनर ना आए हुए होते ना, ठीक है, जिस तरह सुनील नारायण बॉल करते हैं उसी तरह इब्रार भी गेंद करते हैं। फिर उसके बाद श्रीलंका के एक स्पिनर हैं, वो भी इसी तरह ही बॉल करते हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो इस किस्म के अगर स्पिनर ना आए हुए होते ना, तो फिर आप इब्रार को डालते हैं कि चलो इंडिया के खिलाफ हम डालते हैं, ऐसा कभी स्पिनर आए ही नहीं। वो ऐसे स्पिनर आ चुके हैं अब। इतना आसान नहीं है कि इब्रार आएगा और इनको मुश्किल में डाल देगा, लेकिन ये भी है कि अगर आप उसको खिला दें, वो उसने रन्स दे दिए प्रेशर में आके फिर। इसीलिए तो कहते हैं भाई वर्ल्ड कप से पहले आप लड़कों को ट्राई करें। हमने शायद शो में बात भी की थी ऐसा ही था कि जब बच्चा को पर्चा देने जाता है उससे पहले वो रिजल्ट की तैयारी करता है, पूरा साल करता है, फिर जाके तो हमने काकुल में की तो थी ठीक है। हम ये वर्ल्ड कप की भी यही क्रिकेट की भी बच्चा तैयारी करके जाता है, हम फर्रे लेके गए। ठीक है, हम पर हमने तैयारी वर्ल्ड कप की तैयारी क्या होती है? हाँ। बायलैटरल सीरीज में आप वो टीमें सेट करते हैं, वो टीम बनाते हैं, उन प्लेयर्स को खिलाते हैं जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप में खिलाना है। हम बायलैटरल सीरीज में मतलब हम पेपर्स की तैयारी करते नहीं है, और पेपर्स के टाइम तनवीर, वर्ल्ड कप हमने के टाइम आजम जाके को सोच खिलाया रहे है थे ना। भाई किसको खिलाया किसको ना इंग्लैंड के खिलाया। खिलाफ खिलाया शानदार तरीके से, दोनों मैचेस में 0 पे आउट हुआ, फिर भी ले गए। लेकिन उसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, अपने लोगों ने उसकी क्रिकेट खराब की है। मुझे बड़ा अफसोस अच्छा, हुआ। मुझे ये बताएं रिजवान के साथ कल क्या हुआ था? नहीं, रिजवान आउट हो गया। देखिए यही तो प्लेयर है आपके, दो बाबर और ये रन करते हैं। अच्छा, बाबर की मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, बॉल टू बॉल रन किए उसने, 44 रन किए। सही। बहुत से लोगों ने बोला कि जी पहले 10 ओवर में इतने बॉल्स पे इतने रन थे, और भाई वो भी आउट हुए तो वो भी नहीं होते। ठीक है, हाँ ये मैं जरूर मानता हूं कि बाबर को कुछ बेहतर बैटिंग करनी चाहिए थी, ये मैं जरूर अच्छा, मानता मुझे हूं। एक बात बताएं, वाकई ये प्रेशर होता है कि हमारे यहाँ जब ओपनिंग बैट्समैन आउट हो जाए ना, फिर टीम एक ऐसे नर्वस होती है। उसकी वजह है ना, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं ना कोई। ये दो ही तो हैं, बाबर और रिजवान। यही चले गए तो कहेंगे या अल्लाह अब हमारा क्या होगा। बाकी सब आपके इन दो के बाद आपके पास देखिए, हम यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे, दुनिया के सारे क्रिकेटर यही बात करते हैं कि भाई ओपनर्स के अलावा इनके पास कोई है ही नहीं। साइम अयूब इतना एक्सेप्शनल टैलेंट नजर आया 21-22 मैचेस में, कुछ नहीं Inconsistent, वो भी नहीं चलता, कभी चलता है कभी नहीं फिर चलता। क्या चला। करेंगे, किसको PSL के खिलाएंगे अलावा फिर? कभी नहीं चला। 50 नहीं मारा उसने एक भी मैच में क्यों है वो ओपनिंग टीम में? पे। फिर वो भी टीम में पता नहीं क्यों होता है। बस वो आ गए कि जी हमें नए लड़कों को खिलाना है, चांस देना है। नहीं, अब ये उसको मौका दिया है लेकिन वो नहीं कर पा नहीं रहा, परफॉर्म कर अब पा आप मुझे बात बताएं, साइम अयूब को चांस देंगे, वो कुछ नहीं कर पा रहा, आजम कुछ नहीं कर पा रहा, शादाब बॉलिंग में कुछ नहीं कर पा रहा, इफ्तिखार साहब 18-20 रन करके आउट हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा, फखर जमान कभी चलता है कभी नहीं पूरी टीम ही चलता। बदलने की जरूरत है। फिर कैसे, मतलब आप, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि फेंटा लगा दें इंडिया का? मैंने आपसे क्या बोला है कि तुक्का इनका लग जाता है कभी कभी, तुक्का हो सकता है फखर जमान एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर जाए, रिजवान बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग कर दुआएं जाए। ही करनी चाहिए कि इनका बल्ला सेट हो जाए, हैं? दुआएं करनी चाहिए फिर तो बस। मैं यही तो कहता हूँ बार बार, देखिए मैं तनकीद इनके ऊपर क्यों करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई परफेक्शन लेके आओ ना अपने काम के अंदर। जब हमारी टीम रस्से के अंदर जाती है, हमारे दिल हार्ट बीट तेज हुई होती है, हार जाएंगे, ये क्यों है? इंडिया की टीम जब बैटिंग करने जाएगी, हम नहीं बोलेंगे कि यार ये टीम हार जाएगी, ठीक है, हारे बाद में वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले ये सोचेंगे नहीं यार ये जीत जाएगी, या ऑस्ट्रेलिया ही कोई सी भी। हमारी टीम जब रस्से के अंदर जाती है, हम कहते हैं यार हार ना जाए। इसका मतलब क्या है कि आपकी वो परफॉर्मेंसेस ही नहीं है जिसकी वजह से आवाम बिल्कुल रिलैक्स है। अच्छा, पहले एक अच्छा, जमाना हमारी था, जो फहीम। रैंकिंग भी 7वें 8वें की रैंकिंग है, सही बात है। ठीक है, हम या एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करते हैं अपनी टीम से, सही। ठीक है, या ये सोचना छोड़ दें कि भाई चलो यार अच्छा, जीत आपको गए पता जीत है गए, नहीं तो हम नहीं। इस जमाने में बात करते थे कि अंकल्स सारे भर्ती किए हुए हैं, यंगस्टर्स हैं नहीं, लेकिन अगर हम इंडियन टीम देखें तो रोहित शर्मा कौन से कोई यंगस्टर है, विराट कोहली कौन से कोई बिल्कुल यंग है, आई थिंक सो 35 अबव ही होंगे। आपको आज यूएसए के अंदर जो खेला है एंडरसन, कोरे एंडरसन, उसकी उम्र 38 है, आपको पता है? नहीं वो जो एक्सेप्शनल केस होगा। नहीं exceptional case नहीं, एक्सेप्शनल खिलाड़ी नहीं है ना, नहीं वो आप ये वो बता दो, वो न्यूजीलैंड से खेल चुका है, वो न्यूजीलैंड का प्लेयर है बेसिकली, वो न्यूजीलैंड से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है, काफी मैचेस खेला हुआ है, रिकॉर्ड्स भी वो हैं फिर वहां से वहां चला गया यूएस, वहां पे जाके उसने नेशनलिटी ली और वहां से खेला, वो पुराना प्लेयर है। ये जो आपने रोहित शर्मा विराट कोहली की बात की ना, एज हो गई है इनकी बड़ी एज, ये तो जब आए थे तो कोई 35 साल में थोड़ी आए थे, एज तो कम थी, वो तो खेल खेल के एक्सपीरियंस खेल के उन्होंने फिर परफॉर्म क्या कोई करके। अलग एक्सपीरियंस गेन किया जो हमसे नहीं हो पा रहा? देखिए
कंसिस्टेंसी के साथ खेल। नहीं जब हाँ, लेकिन देखिए मसला ये है, हमारी इस टीम के अंदर सिवाय बाबर और रिजवान के अलावा कोई प्लेयर नहीं है। जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग जब सारे आए ना, तो उस टाइम महेंद्र सिंह धोनी, तो सचिन तेंदुलकर, तो ये सारे सीनियर थे। जब आप गंगोली वगैरह सब इन सीनियर्स के बीच में खेलते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, वो फिर रिटायर होते हैं, फिर आपने जो उनसे सीखा हुआ समझा हुआ होता है, फिर आप उसको लेके चलते हैं। तो हम सीखना नहीं चाहते, हमारे पास है ही नहीं ना, हमें सिखाना नहीं चाहते, तो हमें सिखाना नहीं चाह रहे। नहीं, वो तो चले हेड कोच है, लेकिन जब आप ग्राउंड के अंदर, जब आपके साथ सीनियर प्लेयर्स खड़े हुए होते हैं ना, जब बैटिंग हो गई या बॉलिंग में, तो फिर वसीम अकरम को भी खिलाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इन्हें वापस बुला लें फिर ये प्लेयर्स जो बेचारे हमारे ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे बॉलिंग पे बड़ा अफसोस हुआ, बैटिंग से ज्यादा मुझे बॉलिंग पे कल अफसोस हुआ, क्योंकि आपकी जो बॉलिंग थी वो तो उसकी तो इतनी स्ट्रेंथ थी, उसमें जान थी कि यार आप इनको 160 के अंदर आउट कर देते। कहने का मकसद सिर्फ अब इतना सा है कि दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, होप सो कि आप भारत के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तनकीद वैसे तो काफ़ी हो रही है, अल्लाह करे कि इसका असर भी हो। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, थैंक यू सो मच फहीम फॉर योर टाइम। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ अब चांद की और ईद की बात हो जाए तो सऊदी अरब में कल जिलहज के चांद को देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से ऐलान हो गया है। वहाँ आज इस्लामी साल के आखिरी माह की पहली तारीख है, जबकि पाकिस्तान में जिलहज के चांद की रुयत के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम को कराची में होगा। टेक्निकल तौर पर देखें तो आज चांद नज़र आने के इम्कानात 100% हैं। वजह यह है कि चांद की पैदाइश कल शाम को तकरीबन 5:30 से 5:45 बजे के करीब हो गई थी, और इस हिसाब से आज कराची में गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे के करीब होगी। और इतनी उम्र इंसानी आँख से भी हिलाल के दीदार को काफ़ी होती है, लेकिन क्योंकि कराची में बादलों की एंट्री हुई है, इसलिए ज़रूरी ये है कि महकमा मौसमियात पाकिस्तान से भी कुछ हाल अहवाल ले लिया जाए, जिसके लिए सरदार सरफराज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, जो बातें मैंने कही हैं सारी दुरुस्त हैं? 100% आज इम्कान है कि चांद नज़र आ जाए जिलहज का? जी इम्कान तो अच्छा है। देखिए डिपेंड करता है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है ना, बेसिकली जो अगर बादल आ जाएं तो जाहिर है फिर तो आपकी टेलीस्कोप भी नहीं देख सकती बादलों के उस पार चांद को। तो डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ साफ़ होता है। वैसे इम्कान तो जैसे आपने बताया एज उसकी 26 घंटे से ऊपर है बेशतर जगहों में, और दूसरा ये कि उफ़क़ पर जो एंगल होता है सामने देखने का वो भी अच्छा है, और ड्यूरेशन भी अच्छा है। सनसेट के बाद खासा कुछ 70 मिनट से ऊपर ही टाइम है तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही शहरों में। तो ये तीनों चारों पैरामीटर्स अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर बादल गहरे आ जाएं तो फिर मसला हो सकता है। और जाहिर है कि पिछले 2 दिन से मुल्क में एक तरह से मौसम की कैफियत आपके सामने चल रहा है। पंजाब में बड़ी जगहों पर आंधी आई शदीद किस्म की, और जी कल कराची में हल्की फुहार भी पड़ी है। मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करती हूँ। एक इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइएगा कि चांद जो देखना है, क्या इसमें पेचीदगियाँ होती हैं जिन पर गौर करना होता है? देखें, असल बात यह है कि जितनी भी इबादत है वो कुरान और सुन्नत की रूह से चांद के साथ मुताल्लिक की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बारे में भी ये इरशाद फरमाया, सूमू लिरुयतिही वफ्तरू लिरुयतिही, कि जब चांद देखो तो रोजा रखो और जब चांद देखो तो ईद करो। इसी तरह मुहर्रम का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, और इसी तरह अब जिलहज्जा का महीना है। तो यौम अरफा कौन सा दिन होगा, इसका ताल्लुक भी दरअसल चांद की रुयत यानी चांद के देखने से होता है। बाज़ औक़ात बादलों की कसरत होती है, तो ऐसी सूरत में चांद का देखना जरा मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। बाज़ औक़ात मतला साफ होता है, उस वक़्त चांद का देखना आसान होता है। याद रखें, शरई नुक्ता नज़र ये कि जब बिल्कुल बादल ना हो और किसी किस्म का हुजूम झमघट्टा या किसी किस्म का
अबर आलूद मतला ना हो, तो फिर तो एक बहुत बड़े तबके को चांद देखना चाहिए, यानी बहुत सारी शहादतें आनी चाहिए। लेकिन अगर ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि बहुत मतला अबर आलूद है, बादल है और मौसम वेदर अच्छा नहीं है, तो फिर जाहिर है कि बाकायदा तलाश किया जाता है, उसको देखा जाता है। चांद देखना ये एक मुस्तकिल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर ये जिस तरह आपने अभी कहा कि सऊदी अरब के अंदर चांद नजर आ गया, तो अब उस चांद के नजर आने की वजह से अरफा का दिन मुतय्यन हो गया है। और अरफा का दिन कैसा मुतय्यन हुआ? अब 9 जिलहज्जा बरोज हफ्ता 15 जून को ईद उल अजहा और बरोज इतवार यानी 9 जिलहज्जा बरोज हफ्ता 15 जून है और ईद उल अजहा बरोज इतवार 16 जून को होगी। तो इससे ईद का भी ताय्युन हो गया और इसी तरीके से इससे अरफा का दिन यानी हज का दिन कौन सा होगा? वकूफ़े आज़म, जो रुकने आज़म है हज का, वकूफ़े ज़ियारत अरफा, वो कौन सा दिन होगा? तो वो दिन भी मुतय्यन हो गया, वो बरोज़ हफ्ता है 15 जून है। तो ये चांद की गैर मामूली अहमियत हुआ। ठीक है, अच्छा मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगी, क्योंकि मैं ज़िलहज का जो महीना है मैं चाहूँगी ज़रा इसकी अहमियत, इसकी फजीलत पर थोड़ी बात कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि सरदार साहब आपसे थोड़ी बात करूँ। सरदार साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी हम ये देख रहे हैं, कल कराची में बड़ी अनएक्सपेक्टेड हमने ड्रिजलिंग, हल्की फुहार देखी है, मौसम कदरे बेहतर है। मुझे आप क्या सही तरह से सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मौसम कैसा अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अब ये ईद का मौका भी है, बिल्कुल करीब ही है, गर्मी की कोई वेव आने का इम्कान तो नहीं है? देखिए जो ड्रिजल हुई है ना कराची में, तो ये तो इन महीनों में इम्कान होता है जब थोड़े से गहरे बादल आ जाएं। पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि बादल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे थे, ज़्यादा तादाद में आ रहे थे, विंड भी खासी तेज़ चल रही थी, जो समुद्री हवा थी जनूब मगरबी। आज उसके मुकाबले मतलब बिल्कुल साफ़ है, कोई ख़ास बादल नहीं है, तो वो इतनी कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है ड्रिजल होगी, कोई ऐसे किसी आने वाले वेदर का पेश खैमा नहीं है बिल्कुल भी ये। और जनरली कराची में अभी ड्राई वेदर ही है। हाँ, जिस दिन विंड थोड़ी सी साउथ वेस्टर्ली विंड जो जनूब मगरब से आने वाली हवा सी ब्रीज तेज़ होती है, ज़्यादा बादल आ जाएं, तो फिर सुबह में और रात में इम्कान होता है, या शाम में ख़ासकर ड्रिजल का। तो अगले दिनों में देखिए बेशतर जगहों में तो अब वेदर ड्राई होगा 10 जून के बाद बिलखुसूस। ये जो स्पेल चल रहा है वेस्टर्ली वेव का मुल्क के बालाई हिस्सों में भी, बेशतर जगहों में, पंजाब के केपी में और गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में कहीं कहीं अच्छी तेज़ बारिश हुई है। आंधी तो सभी जगहों पर तकरीबन चली है। सिंध में भी कल 2-3 जगहों से बारिश रिपोर्ट हुई है, नवाबशाह और गिरदोनवा से, और साथ में आंधी बेशतर जगहों पर चली है, डस्ट स्टॉर्म आया है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ज़िलहज के महीने की फजीलत पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। इस महीने की अहमियत इस्लामी तारीख़ में क्या है? ये बहुत अहम सवाल है और बड़ा ही गैर मामूली नौइयत का सवाल है, और अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया ताकि नाज़रीन और सामीईन तक ये बात जा सके। कुरान करीम की जो सूरतुल फजर है, वल फज्र व लयालिन अश्र, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजर के वक़्त की कसम खाई है और 10 रातों की कसम खाई है। तो ये 10 रातें कौन सी हैं, इसके बारे में हज़रात मुफस्सिरीन इकराम ये लिखते हैं कि ये जो ज़िलहज्जा की इब्तदाई 10 रातें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी गैर मामूली अहमियत की वजह से इनकी कसम खा रहे हैं कि कसम है इन 10 रातों की। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, और जाहिर है कि अल्लाह जिस बात की कसम खाएं वो कितनी गैर मामूली अहमियत और नौइयत वाली चीज़ होगी। और इसके साथ साथ कुतुब अहादीस भरी हुई हैं ज़िलहज्जा के दिनों में, ख़ास तौर पर इब्तदाई 10 दिनों में इबादत करने की तरगीब के एतबार से। चुनाचे इन 10 रातों के बारे में कुरान करीम के अंदर तो ये सूरत हाल है। अहादीस के अंदर एक हदीस तिरमिज़ी के अंदर ऐसी मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें यौम अरफा का यानी 9 ज़िलहज्जा का अगर रोजा रखा जाता है तो ये 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफारा और इजाला हो जाता है। और अगर इन 10 रातों में से किसी एक रात में इबादत की जाए तो इसका सवाब, इसका अजर शबे कदर की इबादत के बराबर है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये भी बताइएगा, सही माजरत चाहूँगी मैं आप कथा कलामी के लिए। अब इसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ख्वाहिशमंद तो हैं कि वो भी हज करें और अल्लाह ताला उनको भी ये सादत नसीब फरमाए कि वो यहाँ जाएं और इन पुरकैफ फ़ज़ाओं में जाके अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करें। लेकिन जिनको ये मौका नहीं मिल पाता, उनकी कोशिश होती है कि वो इबादत करें जिससे कि उनको हज जितना सवाब मिले।
तो वो उस हवाले से आप क्या बताएंगे, किस तरह मुमकिन है ये? इसमें मैं दो बातें खास तौर पर अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अपने अपने मकाम पर, अपने अपने मतला पर, अपने अपने ममालिक के अंदर रहते हुए भी इन 10 रातों के अंदर इबादत करनी चाहिए। फिर एक बात ज़हन के अंदर रखें, तबरानी की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अय्याम इस तरह के हैं कि इसमें तस्बीह, तकबीर, तहमीद का एहतमाम किया जाए। अब ये तस्बीह, तकबीर, तहमीद क्या है? सुब्हानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये ज्यादा से ज्यादा कलमा पढ़ा जाए। तकबीर तशरीक का एहतमाम किया जाए, चाहे हाजी हो या गैर हाजी हो। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तरगीब दी। सहाबे कराम अपने अपने इलाकों के अंदर, बाजारों और मार्केटों के अंदर निकल जाते थे और बाज़ औक़ात बुलंद आवाज से ये कलिमा दोहराते रहते थे ताकि सब लोगों को याद दहानी हो जाए। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत सही बुखारी के अंदर आई है। वो रिवायत भी बड़ी अजीब है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब और पसंदीदा हो। यानी इन 10 दिनों में सदका किया जाए, तकबीर पढ़ी जाए, तीसरा कलिमा पढ़ा जाए, नवाफिल का एहतमाम किया जाए, और ये काम हर शख्स अपने अपने मकाम पर रहकर भी कर सकता है। फिर हाजियों की मुशाबहत भी इख्तियार कर सकता है। मसलन एक अमल ये भी है, जिसने कुर्बानी का इरादा कर रखा हो उसे चाहिए कि इन 10 दिनों में अपने बाल और नाखून वगैरह ना काटे। ये हुक्म क्यों दिया गया? ये खास तौर पर गैर हाजियों के लिए इसलिए हुक्म दिया गया, अफजल हुक्म है, मुस्तहब हुक्म है, ताकि हाजियों से मुशाबहत हो जाए। तो अब अगर कोई आदमी अपने मुल्क में रहते हुए यौम अरफा का रोजा रख ले, यानी अपने मुल्क के मतला और चांद के एतबार से 9 ज़िलहज्जा का रोजा रख ले, इन 10 दिनों में इबादत कर ले, तीसरा कलमा का एहतमाम कर ले, और फिर हाजियों के साथ ये मुशाबहत इख्तियार करे, तो इस पर भी गैर मामूली अजर व सवाब उसे मिल सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि हुकूकुल इबाद का बड़ा एहतमाम किया जाए। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया कि हज नहीं कर सकता हूँ, बूढ़े वालिदैन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फफीहिमा फजाहिद, उन बूढ़े वालिदैन में जिहाद करो, तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। तुम उन बूढ़े वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हें हज का सवाब मिलेगा। पता चला अगर हुकूकुल इबाद का भी एहतमाम किया जाए और फिर हुकूकुल्लाह का इन 10 दिनों में एहतमाम किया जाए तो इसका बहुत बड़ा अजर और बहुत बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ऐसा ही है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम ये सब कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद रहे और आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई। और अब ज़िलहज का चांद इंशाल्लाह आज रात में रुयते लाल कमेटी बैठेगी, नज़र आ जाएगा, तो आपको पेश की मुबारकबाद ज़िलहज के चांद की। अभी हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्रिकेट से आगे खेल और भी हैं, और हमारे लिए बायसे फ़ख्र खबर यह कि पोलैंड में जारी नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में फ्रांस के खिलाफ 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त हुई है, लेकिन हार के बावजूद कौमी हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इन शॉर्ट ये है कि पाकिस्तान नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में तो पहुंच गया, लेकिन अफसोस की फिलवक्त बात यह है कि क्रिकेट की गहमा गहमी में अपने स्टार्स को भूल रहे हैं। मगर दुनिया बोले की रिवायत बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमने उन स्टार्स को भूलना नहीं है, उन पर बात होगी। तो इस वक्त टीम की परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए अब्दुल समी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक खिलाड़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए समी साहब। आप तो साबिक हॉकी ओलंपियन हैं, आप लोगों का दौर तो क्या शानदार दौर था, लेकिन अब कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि दौर वापस आ रहा है, आप क्या कहते हैं? ये जो पिछला टूर्नामेंट था और आपके तवसुत से मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान हमेशा चंद गोलों से डाउन होता है, 3 गोलों से 4 गोलों से, लेकिन वो कूप अप करता है। इस मैच में जो कल का मैच हुआ उसमें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने यही किया। पाकिस्तान के खिलाड़ी ये दोनों टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद डू और डाई वाला मामला होगा और मैनेजमेंट को ये पता होगा कि हमने किस तरह खेलना है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो एक रिदम में हैं और इस शौक में हैं कि कुछ न कुछ करें। अच्छा, तो आपने समी साहब आपकी आवाज़ चली गई है, आई थिंक सो आपका माइक म्यूट हो गया है या देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही आवाज़ आ रही। समी जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो वीकनेस आपने ऑब्जर्व की है उस पर थोड़ी सी बात कीजिएगा, जिस पर हमें ओवरकम करना होगा, स्पेशली इस मैच में जो कि डू एंड डाई होगा। जाहिर है इसमें तो बड़ा प्रेशर भी होता है फिर एक। जी बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। जैसे अब मैं देख रहा, इनका डाटा देख रहा था कि हमने 11 गोल खाए हैं। गोल करने के बावजूद कम से कम गोल खाने चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारी जो डिफेंस है वो पहले जो 2 क्वार्टर है उसमें गोल बड़े कंसीव करती है। गोलकीपर पर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि उसको समझ नहीं आती।
तो ये कप्तान को, मैनेजर को, कोच को बैठ के सोचना चाहिए कि पहले 2 क्वार्टर में इतने गोल ना खाएं। हाँ, एक आध गोल का खसारा हो तो वो हो सकता है, अगर 3-4 गोल हो तो बड़ी टीम को मुश्किलात का सामना होता है। मेरे ख्याल में जो सेमीफाइनल होगा उसमें काफ़ी हद तक बेहतर खेलेंगे। यही स्ट्रेटजी होगी कि पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करें और उनको पेनल्टी कॉर्नर ज़्यादा ना दें, तो ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो समीर साहब, आपके ख्याल में थ्रू आउट द गेम हमें अप्रोच क्या रखनी है? ठीक है, अभी अग्रेसिव होना चाहिए, मेरे हमेशा विंगर के थ्रू खेलना चाहिए और अग्रेसिव गेम खेलनी चाहिए। हाफ बैक को बड़ी सोच समझ के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि पिछले अब हमारे 25 में प्रेशर ना हो, हमें प्रेशर उनकी तरफ ही रखना चाहिए। अब दुनिया की जो टीमें ये जो पार्टिसिपेट करें, इनको पता है कि पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल है, तो वो घबरा के खेलेंगी, तो उससे फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, पहले अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भी इन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया और अभी आपको पता है कि ये नेशंस कप में भी माशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। व्हाट डू यू थिंक सो कि जब ये टीम वापस आती है तो आपके ख्याल में कि इनकी बड़ी पजीराई भी होनी चाहिए, हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ जिससे ये सफ़र कर रहे हैं इनके पास नहीं है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ऑन करना पड़ेगा हुकूमत को भी, स्पोर्ट्स बोर्ड को भी, कि इस खेल को हमने अपना नेशनल हॉकी हमारा गेम है तो इसको जनाब बेहतर से बेहतर बनाना है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही फरमा रही। देखें, जब अदनान शाह जीत के आए तो सब खिलाड़ी ऑलमोस्ट तकरीबन 4 मिलियन मिले पर हेड। एक बड़ी अच्छी खबर थी और वजीर आजम साहब ने हमें बुलाया, मुझे, इशराक को और सीनियर को, तो यही डिस्कशन की कि इनको जॉब दी जाएं, इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दी जाए। तो अगर ये सब चीज़ें ठीक करें तो हो सकता है और वापस आएँ तो कम से कम जो एसोसिएशन है उसको इनकी पजराई करनी चाहिए। और इनको सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है इस वक्त जो जिसकी शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि मेंटल थेरेपी करनी चाहिए, इनका मोरल बूस्ट करना चाहिए कि वेरी वेल डन, आप अच्छा किया है आपने, और अच्छा करना चाहिए। क्योंकि तो जब जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे आप तो उनकी टीमें बड़ी टफ हैं, उनके लिए हमें स्ट्रेटेजी कुछ और ही अपनानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें मैं समीर साहब एक चीज़ और भी है, आपको पता है कि क्रिकेट की भी सिचुएशन आपके सामने है कि जो खिलाड़ी सामने है बस वही है, हमारे पास कोई ख़ास बैकअप नहीं है। तो जब तक हम किसी खेल को ख़ास तवज्जो नहीं देंगे कि जिसमें हम टैलेंट हंट भी करते रहें, बैकअप भी हमारे पास तैयार हो, कोई इंजर्ड हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो एटलीस्ट हमारी टीम उसी पावर के साथ मैदान में उतरे जो कि होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तो खिलाड़ियों को ये ख्याल होगा कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आजकल क्रिकेट में हो रहा है, तो उनको ये पता है कि हमारे पास कोई खिलाड़ी नहीं है, इतने ज़्यादा नंबर्स होंगे खिलाड़ियों। ये चीज़ हमें करनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानों की फेडरेशन को लंबा प्लान बनाना चाहिए ताकि उस प्लान के तहत ही हमारे नए खिलाड़ी ग्रूम करें, नए खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें और वो जो खिलाड़ी हैं अपनी कोशिश करें अच्छा से अच्छा खेलने की। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समी खान साहब, आप हमारे साथ, आपने अपनी राय हमें हॉकी पर दी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी नाजरीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप जुड़े रहिए दुनिया बोला के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात करते हैं दुनिया में भूख एक ऐसा मसला है जो बदहाली की वजह भी बनता है, जराइम भी इसी कोख से जन्म लेते हैं और बड़ी बड़ी जंगों के पीछे भी कहीं ना कहीं भूख बड़ी वजह होती है। इंसान हो या हैवान, ज़िंदगी गुजारने के लिए खुराक का इंतज़ाम करना फितरी अमल है। आज 7 जून है और इस तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी यौम ग़िज़ाई हिफाजत यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पर मनाया जाता है। और हमारी बदकिस्मती है कि आज खुराक की हिफाजत का आलमी दिन हम ऐसे मौके पर मना रहे हैं कि जब हमारी ज़मीन के हिस्से यानी गाज़ा में जबरन खुराक की किल्लत पैदा की गई और हज़ारों लाखों अफराद खुराक की कमी का शिकार है। इसके अलावा अफ्रीकी रियासतों में खुराक की कमी आम है। पाकिस्तान समेत चंद गरीब ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर 3 वक्त की खुराक मुल्क की आबादी के सिर्फ 10% हिस्से को मैसर होती है। खुराक की हिफाजत का ये दिन मनाने का मकसद ये है कि इंसानी सेहत, मुआशी खुशहाली, ज़राअत, मार्केट तक रसाई, सयाहत और पायदार तरक्की में किरदार अदा करते हुए खुराक की किल्लत वाले ख़तरात को रोका जाए ताकि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो महफूज हो सके और इसी तरह हमारे बच्चों और उनके बच्चों तक पहुँचे जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँची है। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर इरिच, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं ग़िज़ा की हिफाजत को या सेफ्टी को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरिच फॉर योर टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वैसे तो खैर ये सारे जो हक़ाइक़ फैक्ट्स मैंने बताए बड़े ये दिल दुखाने वाले हैं कि एक इस दुनिया में एक मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को जबरन खाना नहीं दिया जा रहा और दूसरी तरफ वही अक़वाम मुत्तहिदा
जिसने कि लोगों के इंसानी हकूक़ की हिफाजत भी करनी है, वो कुछ नहीं कर पा रहा और आज दिन भी मनाया जा रहा है। अब ये जो खुराक है, अगर उसके स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो आई थिंक हम भी किसी बदहाली से, हमारे मुल्क में भी हालात कम नहीं है। कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर मिलावट नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो सेफ्टी के जो चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उसमें एक होता है कि कंट्रोल होना चाहिए। फिर आप जब कंट्रोल करते हो तो वो हर पॉइंट पे कंट्रोल होना चाहिए। चेक एंड कंट्रोल क्या है कि आपको सिर्फ ये नहीं कि जहाँ से ग़ज़ा आ रही है तो पैकेजिंग में, फिर जब कंज्यूमर तक पहुँच रही है फिर वो कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग खुद किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसमें भी जो है प्रॉब्लम्स कितने सारे होते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कितना बढ़ जाता है। तो वो हर पॉइंट पे ज़रूरी है, लेकिन हम लोग नहीं फॉलो करते। मिलावट तो एक छोटी चीज़ है, हम उसके अलावा भी फॉलो नहीं करते। नहीं, अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो कि उगाए जाते हैं वो इस कदर गंदे पानी से, मतलब बाकायदा वो किसी गंदे नाले का या गटर का पानी होता है कि जो बाकायदा वो वहाँ सब्जियों को लगाया जाता है। तो उसमें आप खुद सोचें कि वो किस तरह उगती हैं। बिल्कुल, सब्जियां ग्रो करने से लेकर पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो, उसके अलावा फिर वही बात है कि जब हमारे पास जो पैकेज होकर जो चीज़ आती है मार्केट में, उसके अंदर क्या क्या क्रॉस कंटेमिनेशन हुई होती है हमें कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल। तो मैं तो सिंपल से एग्जांपल दूंगी कि आजकल क्योंकि सीलिएक डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई है, जैसे बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस होते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आपने वीट बिल्कुल नहीं लेनी। अब वीट के बगैर जो चीज़ें सोर्सेज ऑफ फूड हैं उस हमें यही नहीं पता होता कि हम किसी को ओट्स ले लो, तो ओट्स के अंदर कहीं जब पैकेजिंग हुई हुई है या जब वो मार्केट में पड़ा हुआ है तो उसके साथ क्या गंदम कोई चीज़ पड़ी हुई है, क्योंकि जिसको डिजीज़ है उसके लिए तो वो रिस्क ही है ना, वो एलर्जी है उसके लिए कि अगर ज़रा सी भी ज़रा सा दाना भी उसमें मिक्स हो जाए तो हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है वक्त के साथ साथ, चूँकि आपको पता है कि ज़माना बदल रहा है, खानों के जो तौर इतवार हैं वो भी बदल रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड जो फूड्स हैं उनका रुझान बढ़ गया है। लोग पैकेजिंग वाली, टेट्रा पैक्स वाली चीज़ें बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लाइफ बहुत बिजी हो गई है। घर में जब तक सब काम नहीं करेंगे गुजारा मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में क्विक फिक्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अब ये जो सॉसेजेस हम खाते हैं, नगेट्स खाते हैं, हम लोग प्रोसेस्ड मीट्स खाते हैं, ऑलरेडी बने हुए हमारे कभी चपली कबाब, शामी कबाब और पता नहीं कौन कौन से रोटी भी तो आ गई, चपाती, नान, पराठा, सब कुछ हमें जो है ना पहले से। अच्छा है। देखो सेफ इन ऑप्शन, अगर आप उसकी वही बात है कंट्रोल है ना, वो कहाँ आप कर रहे हैं उसका। अगर हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, उस पर अगर लिखा हुआ है कि आपने इसको एक दफ़ा निकाला है और डीफ्रॉस्ट किया है तो दोबारा आपने फ्रीज़ नहीं करना, क्या हम वो करते हैं? जब हम मीट जो प्रोसेस्ड होकर आई है, क्या उसको हम लोग पता है कि हमें वो वॉश की हुई है कि नहीं की हुई, और फिर जब वॉश करते हैं तो उसमें कितना रिस्क हो जाता है कि उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो हमारी स्किन पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पता। नहीं, तो आप इसमें डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि वो तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो चीज़ आपके घर में आपकी आंखों के सामने बनती है उसकी बात ही और होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनको आदत होती है, मैं बड़ी कॉमन सी बात कर रही हूँ, हर घर में ही होता है, हाँ आज तुम ये बना दो, पूरा हफ्ता हम खा लेंगे, फ्रीज़ करते रहेंगे, निकाल के खाते रहेंगे। ये इतनी कॉमन सी हैबिट हो गई है कि भी मैं ऐसा करती हूँ कि 3-4 डिशेस बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, खुद मैं चली जाती हूँ, वो बच्चे मेरे खाते रहते हैं। ये ठीक? देखो, जब आप एक तो फ्रीज़ करते हो ना कोई चीज़, हम लोगों का कुकिंग से लेकर जब तक कोई चीज़ फ्रीज़ होती है उसमें विटामिन बी एंड सी का लॉस काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं तो वो उड़ जाती हैं। उसके अलावा वही बात है, जब आप कोई चीज़ फ्रीज़ करके डीफ्रॉस्ट करते हो तो रिस्क ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम शायद फ्रीज़ करेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ख़त्म होती है बॉइलिंग के ऊपर। एक सर्टेन टेम्परेचर जब हाई होता है तो आप उसकी ग्रोथ स्लो तो कर देते हैं, आप ख़त्म नहीं हो। तो आपने जब निकाला फ्रीज़र से और बाहर रखा तो जो स्लो ग्रोथ थी वो रूम टेम्परेचर पे आके क्या होगी, वो रैपिड हो जाएगी। फिर हम उसको वापस फ्रीज़ करेंगे, फिर हम जो रैपिड इतना सारा ग्रो हुआ उसको स्लो करेंगे, फिर दोबारा निकालेंगे। आप ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि जब आप उसको प्रॉपर्ली कुक करते हो तो बैक्टीरिया जो उसके अंदर हैं वो प्रॉपर्ली कुकिंग में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन द मोमेंट यू ट्रांसफर इट इनटू अ कंटेनर और वो रूम टेम्परेचर पे जाता है तो अराउंड जो आपके सराउंडिंग एयर में जितने भी जर्म्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, उसमें चले जाते हैं और वो ग्रो करना शुरू करते हैं। मुझे 2-3 चीज़ें बताएं जो मेरा ख्याल है कि मुझे सुनने वाली ख़वातीन सभी के घर का ये प्रॉब्लम होगा, उस पर सोचती ज़रूर होंगी। नंबर 1, हम लोग एक्सेसिव ऑयल समटाइम खानों में डाल देते हैं, जिसके बाद जब वो ज़्यादा में लगता है तो हम उसी ऑयल को निकाल के स्टोर कर देते हैं कि यार ये नेक्स्ट टाइम जब खाना पकेगा तो उसमें डल जाएगा। ये कितना डेंजरस है। सेकेंडली, हम लोग इतने ज़्यादा वो आलसी कहूँ या फिर वो कहते हैं ना कि क्या एक वर्ड यूज़ करते हैं, सुस्त तो खैर है ही, काहिल, फूड कहते हैं, फूड एक आम जुबान में ना वो हो चुके हैं
कि हम लोग माइक्रोवेव को बहुत प्रेफरेंस देते हैं कि भाई कुछ भी खाना है बच्चे को माइक्रोवेव कर दो, इसको खिला दो। इसकी रेस कितनी डेंजरस है, ये फूड क्वालिटी को कितना डैमेज कर रही है। भले आपने जैतून के तेल में खाना बनाया, लेकिन अगर आपने उसको माइक्रोवेव कर दिया तो उसकी हालत क्या हो जाएगी, ये दोनों बातें बताएं। देखो, एक तो ऑयल का जहाँ तक है ना, ऑयल जितने भी ऑयल्स हैं उनका एक स्मोक पॉइंट होता है। स्मोक पॉइंट ये होता है कि उस सर्टेन पॉइंट के बाद, कितनी हीट के बाद अगर आप उसको मज़ीद हीट करेंगे तो वो पॉइजनस सब्सटेंसेस यानी कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, जो बॉडी में जाके रिस्क ऑफ कैंसर अच्छा खासा बढ़ा देते हैं। अच्छा। हम लोग जो ऑयल फ्राइंग के लिए नहीं होता, पहले तो हम यही गलत करते हैं कि हमें पता नहीं कि फ्राई करने के लिए कौन सा ऑयल है, कुकिंग के लिए कौन सा, सैलेड्स के लिए कौन सा है। हमें ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम बस एक ही तेल लाते हैं या एक ही घी का डब्बा लाते हैं, वो हर चीज़ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुछ मखसूस ब्रांड्स हैं, बस लोग वही खरीदते हैं और उसी को यूज़ करते हैं, फ्राइंग के लिए भी, उसी को कुकिंग के लिए भी करते हैं, ऊपर सलाद पे भी डाल देते हैं, वही चीज़ हो रही होती है। तो आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप थोड़ा सा खर्चा अपनी हेल्थ के लिए करें, कि तो ऑयल आप वो वाला यूज़ करें जो फ्राइंग पर्पस के लिए अलग हो। जो स्टेयर फ्राई सब्जियां करनी है या कम कुकिंग के लिए, उसका ऑयल अलग होता है। सबसे बेस्ट कौन सा ऑयल हो सकता है? आई मीन टू से सनफ्लावर ऑयल, जिसमें सनफ्लावर हो, कैनोलो वाला ऑयल, या फिर एक नॉर्मल? देखो, फ्राइंग के लिए जो बेस्ट होता है ना, वो सरसों का तेल होता है, ठीक है। उसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी कि वो अगर आप फ्राई करने के लिए हीट करेंगे, महंगा बहुत होता है। दूसरा, हमारे यहाँ वही बात है कि वो एडिबल वाला, यानी कि जो आप खा सकते हो, वो वाला कम मिलता है। आपको मिल तो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी अगर आप वो ज़्यादा फ्राई करने में यूज़ करेंगे, कुकिंग में यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक इशूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है, ये आप जितना मर्जी जला लें, कुछ लोग तो कहते हैं कि इसको जला के पकाते हैं, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बड़ा एक से ज़रा हाई है ना, तो जितना हाई स्मोक पॉइंट होगा उसको उतना ज़्यादा हीट कर सकेंगे। ऑलिव ऑयल से तो बेहतर नहीं हो सकता। नहीं, ऑलिव ऑयल जो है उसके सेकंड नंबर पे आता है। देन देयर इज पीनट ऑयल जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मूंगफली के, यानी कि सबसे बेस्ट मस्टर्ड ऑयल अच्छा, बहुत अच्छा ऑयल है। लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल, ये वो ऑयल्स हैं जिनको आपने ज़्यादा हीट नहीं करते, एयर फ्राई करने के लिए या थोड़ा सा आपने डाल दिया अपनी सब्जी में, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना उनको। सही। अच्छा, अब दूसरी माइक्रोवेव वाली बात का जवाब। देखो, माइक्रोवेव है या एयर फ्रायर है, जितनी है ना, इनके ऊपर एक अलग से आपको सेगमेंट रखना चाहिए। अच्छा। कि इसके यूजेस भी हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसके हार्मफुल रेज जो हैं, कौन सा कंटेनर होता है, तो मेटल क्यों मना करते हैं, प्लास्टिक्स क्यों मना करते हैं हम लोग, कितनी दफ़ा आप फूड को शीट्स भी कुछ आ गई हैं जो कि आप करते हैं, वो कर सकते, बहुत सारी चीज़ें आ गई। वो कह रहे हैं ना, ये एयर फ्रायर है, माइक्रोवेव है, इसके लिए या आप कुछ जैसे इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर रहे हैं, इनका ये जो अप्लायंसेज हैं, इनके लिए अलग से आपको पूरा एक सेगमेंट रखना चाहिए। कॉमन चीज़ों की बात कर रही हूँ, वो उसकी वजह ये है कि ये खैर डेली यूज़ होती है, हम फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये वो मैयर्स हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि जी शायद हमारा खाना सबसे बेहतर और महफूज होगा। नंबर 1 तो ये कि कुछ लोग रेड चिलीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जब खाना बनाते हैं, ब्लैक पेपर पे बनाते हैं, तो इसी टोके देखो, रेड चिली से बेहतर है ब्लैक पेपर, और सबसे बेस्ट है ग्रीन पेपर आप यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अपने फ़ायदे हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हीट बढ़ाती है, थर्मोजेनिक होती है, तो आपको एक फ़ैट बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है रेड चिलीज़। लेकिन गैस्ट्रिक इशूज़, जो हमारा स्टमक का पीएच होता है ना, उसको मज़ीद एसिडिक बहुत करती है, तो उसकी वजह से जिनको लोगों को अल्सर्स या गैस्ट्रिक इशूज़ होते हैं, उनको तो बिल्कुल मना कर दी जाती है। लेकिन प्रेफर हम लोग कहते हैं कि ब्लैक पेपर करें, या ग्रीन जो चिलीज़ आती है ना, दे आर द बेस्ट आप यूज़ करने। ज़ाहिर है वो तो फिर एक सब्ज़ी है ना, उसको आप यूटिलाइज़ कर लें। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि हमारी सबसे बुरी आदत, जो कि हम कहेंगे कि निहारी बनी है या फिर दाल भी अगर बनी है, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक तरी आनी चाहिए ना, जो कि तड़के की होती है। अगर वो नज़र नहीं आएगी तो तुमने क्या बनाया ये? अच्छा, देखो, ऑयल का जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ऑयल कितना यूज़ भी है। हाँ, मेरे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं, हर तरह के आते हैं, कुछ अफोर्डिंग होते हैं, कुछ नॉन अफोर्डिंग होते हैं। मैं कहती हूँ आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करें, क्वांटिटी कम कर दें, क्योंकि हमारी बॉडी उसको जितना यूज़ हो चाहिए होगा उतना प्रोसेस करेगी। जो नहीं चाहिए होगा, क्या होता है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। जो भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं वही फैट में कन्वर्ट होता है ना, और वही जाके हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसमें डालता है। तो जो एक्सेस नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। काश कोई ऐसा सिस्टम होता कि जिसमें बॉडी वॉश आउट हो जाती, कि जितना आप खा चुके हैं ना तेल, जितनी उसने खराबी की है वो सारी साफ हो जाती है। देखो, अगर आप प्रॉपर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है या रोज़े का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसीलिए किया जाता है, और उसमें भी ये नहीं कि इफ्तार है या आप अगर इंटरमिटेंट भी कर रहे हैं तो आपने जो मील लेनी है उसमें सब जो भी उल्टी सीधी चीज़ें वो खा लें, वो नहीं करना। उसमें भी आपने हेल्दी अगर ऑप्शंस रखेंगे तो बाकी डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। चलें जी, मैंने पूरी कोशिश की है कि हम आपको ना कुछ अच्छे मशवरे दे दें, क्योंकि आज फूड सेफ्टी का दिन मनाया जा रहा है। तो जो क्रक्स है सारी गुफ्तगू का वो ये है कि तेल का इस्तेमाल कम, कोशिश करें मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, थोड़ा इस्तेमाल करना है, सब्जियां ज़्यादा खानी है, लाल मिर्चें अवॉइड करनी है, और आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें। काली से बेहतर है कि हरी मिर्च जो बाज़ारों में आम मिलती है वो काट के डाल दें।
इतने, ये छोटी सी ज़ुबान होती है पूरी बॉडी में, जिसके चस्के को पूरा करने के लिए आप पूरे शरीर को, अपनी पूरी बॉडी को ख़राब करते हैं। कि हम लोग पता हो क्या करते हैं डॉक्टर रिच, कि यार आज खा लेते हैं, कल चलो से कल से थोड़ा परहेज कर लेंगे। का ही तो इशू है, ज़बान से हम लोग ताल्लुकात ख़राब करते हैं, ज़बान से हम अपनी सेहत ख़राब करते हैं। बिल्कुल, उसी को कंट्रोल कर लेना चाहिए। उसी को कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर आप अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि मौत का वक्त तो खैर मुकर्रर है मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन ज़िंदगी जितनी जियो वो इस तरह की जियो कि एटलीस्ट डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाने पड़े, सेहतमंद लाइफ हो, आपकी हेल्दी लाइफ हो। एनी हाउ डॉक्टर रिच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी शो का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, मैंने आपसे मंडे को मुलाकात करनी है। मंडे तक मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।